नमस्कार दोस्तों, मानव जाति के लाखों वर्षों के इतिहास और कई सारी मानव सभ्यताओं को ठीक से पढ़ने और समझने पर एक बात जो सामने आती है वो ये कि मानव की सोचने और कल्पना करने की क्षमता ने ही उसे पृथ्वी के बाकी सभी जीवों से अलग बनाया है। और सीधे तौर पर कहे तो मानव की सोचने और कल्पना करने की क्षमता ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज के समय मानव के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मानव ने अपनी जिज्ञासा से विज्ञान और तकनीक को इतना एडवांस बना दिया है कि आज हर दूसरे दिन कोई नया आविष्कार हमारे सामने आ जाता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये सब कुछ ही सालों में हुआ है, बल्कि ये हमारे इतिहास में हुए उन लाखों प्रयोगों का परिणाम है कि आज हम इतना कुछ सीख और समझ पाए हैं। दोस्तों, ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी आविष्कार हजारों असफल प्रयोग के बाद हुए एक सफल प्रयोग का परिणाम होता है। आज विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को काफी आसान बनाया है। आज हमारे पास अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। दोस्तों, इन सब बातों के बीच जो बात डराने वाली है वो ये कि इस अंधाधुंध विकास के पीछे हमने जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया वो काफी डरावना है। आज यही विकास और तकनीक हमें धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रही है। जी हाँ, आज विकास की इस दौड़ ने न सिर्फ पृथ्वी के भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि यह सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक हमारी पृथ्वी रहने लायक रहेगी और क्या आने वाली कुछ सदियों में ही इंसान समेत सभी जीवों का पृथ्वी से अस्तित्व मिट जाएगा। विस्तार से जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे हमारा विकास ही हमें हमारे विनाश की ओर ले जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, डेटा एंड टॉपिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साल 1760 और 1840 के बीच औद्योगिक क्रांति घटित होती है। यूरोप से शुरू हुई यह क्रांति धीरे धीरे पूरे विश्व भर में फैली थी। दोस्तों, इस औद्योगिक क्रांति से सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्रीज में मशीन के उपयोग को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि दुनिया में धीरे धीरे उत्पादों की मांग बढ़ रही थी, जिसके लिए जल्दी और ज्यादा उत्पादन मशीनों की सहायता से ही संभव था। समय के साथ साथ नए नए आविष्कार सामने आते गए और मशीनी उपकरण और भी एडवांस होते चले गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे कल की जिसमें मशीन और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया पर राज करने वाली थी। 19वीं और 20वीं सदी के अंत तक लगभग सभी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी तरीके से मशीन पर निर्भर हो चुकी थी। इसके अलावा इतने सारे आविष्कार हमारे सामने थे कि जिनकी कोई गिनती नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एटम बॉम्ब, जैविक हथियार, हाइड्रोजन बम, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर एटसेट्रा। हमने सड़कों का जाल बिछाया, बड़े बड़े शहरों को खड़ा किया, भूमि का बड़ा हिस्सा कंक्रीट से ढक दिया। बड़ी आबादी की मांगों और खाद्य आपूर्ति के लिए हमने एग्रीकल्चर को केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर पर निर्भर कर दिया और उत्पादन बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रेन का उपयोग करना शुरू किया। जहां 21वीं सदी की शुरुआत में अधिकतर लोगों को यह लगता था कि मानव सभ्यता का विकास और टेक्नोलॉजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इससे आगे क्या ही संभव हो सकता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और एआई पावर्ड रोबोट जैसे आविष्कारों के साथ मानव सभ्यता को नया मुकाम देने का काम कर रही है। लेकिन इस विकास को एक ही नजर से देखना गलत होगा, क्योंकि जब हम इस विकास के उन प्रभावों को देखते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और पृथ्वी पर जीवन को संकट में डाल रहे हैं, तो इस विकास में हमें विनाश का रूप दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे कैसे औद्योगिक क्रांति और नए आविष्कारों ने हमें अनगिनत और भयंकर वैश्विक समस्याएं दी हैं। मेन प्रॉब्लम्स एंड इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स। 1876 में पेट्रोल इंजन और 1890 में डीजल इंजन का निर्माण हुआ। वही 1907 में आधुनिक प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यह है कि आज भारत की लगभग आधी नदियां प्रदूषित हैं। वहीं भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वाले गंदे पानी से प्रदूषित हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाला ये गंदा और प्रदूषित पानी बड़ी मात्रा में बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। दिल्ली की यमुना नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक नदी धीरे धीरे बड़े नाले में बदल गई। मैंने थोड़ी देर पहले पेट्रोल, डीजल इंजन और प्लास्टिक के आविष्कार की बात की थी। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 145 करोड़ कार आज उपयोग में है। वहीं भारत में लगभग 37 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल उपयोग में है। वहीं प्लास्टिक की बात करें तो दुनिया भर में हर साल लगभग 35 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 20 लाख टन हर साल समुद्र में चला जाता है। वहीं इंडिया हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक
प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जिसका केवल 30% ही रिसाइकल होता है। दोस्तों, अंधाधुंध औद्योगिकरण, अरबों व्हीकल और बिना रोक टोक प्लास्टिक उपयोग का नतीजा है कि दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। पिछले कुछ दशकों में फोसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल आदि के अधिक उपयोग ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का स्तर बढ़ा दिया है, जिसका परिणाम यह है कि पृथ्वी वातावरण लगातार गर्म होता चला जा रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं, मौसम चक्र बदल रहा है, कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं सूखे जैसे स्थिति लगातार पैदा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, जिस वजह से समुद्र का इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बहुत से समुद्री जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण चक्रवात जैसी आपदाएं बार बार आने लगी हैं। बढ़ते समुद्र जल स्तर ने भी नई चुनौतियां दी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इसी गति से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो 2050 से 2070 के बीच आधे से ज्यादा ग्लेशियर पिघल चुके होंगे, नदियां सूख चुकी होंगी और समुद्र जल स्तर इतना बढ़ चुका होगा कि मुंबई जैसी बड़े बड़े शहर जो समुद्र किनारे बसे हैं, समुद्र में डूब चुके होंगे। दूसरी तरफ प्लास्टिक के उपयोग पर बात करें तो यदि इसी मात्रा में समुद्र में प्लास्टिक जाता रहा तो साल 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो गया है। एक स्टडी के अनुसार भारत में हर व्यक्ति एक साल में लगभग 250 ग्राम प्लास्टिक खा लेता है, वो भी अनजाने में। और ये प्लास्टिक हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में जाता है, जो कि पानी, सब्जी, हवा कहीं से भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। सड़कों के जाल और बढ़ती आबादी के लिए बस रहे नए शहरों के विकास के लिए लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेपर और अन्य उत्पादों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत में रोज 4.2 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। बड़े बड़े शहरों की बसावट के लिए एक बड़े हिस्से को कंक्रीट से ढक दिया जाता है, जिससे बारिश का पानी जमीन में नहीं जा पाता और नालों से होकर सीधे नदियों में चला जाता है, जिसका परिणाम ये है कि आज भारत के 21 बड़े शहर में 2030 ग्राउंड वाटर रिसोर्स खत्म हो चुका होगा। बड़े शहरों को बिजली आपूर्ति के लिए उत्तराखंड और हिमाचल जैसे सेंसिटिव इलाकों में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। सड़कों के जाल को बढ़ाने के लिए हिमालय के पहाड़ों पर बड़ी बड़ी सुरंग बनाई जा रही हैं और इसका असर ये हुआ को जोशीमठ शहर आज धीरे धीरे धंस रहा है और हाल ही में हुआ उत्तरकाशी टनल हादसा भी इसका ही उदाहरण है। दोस्तों, अब अगर दूसरी बातों पर ध्यान दिया जाए तो आज के परमाणु हथियार इतने ताकतवर हैं को एक ही बॉम्ब पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है। यदि आज के समय में बड़े देशों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो आज के परमाणु हथियार की क्षमता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि यह युद्ध हमारी पृथ्वी जलवायु को हमेशा के लिए बदल सकती है, जिसके प्रभाव बहुत ही भयानक होंगे। और कोरोना जैसे जैविक हथियार ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई उसको कैसे भुला जा सकता है। इस सब के बाद एआई और रोबोटिक रिवॉल्यूशन ने आने वाले भविष्य के लिए चिंता बढ़ा दी है और साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या हम विकसित हो रहे हैं या मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इस बात का अंदाजा हर किसी को है कि इस विकास को आड़ में हम विनाश को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अभी भी हम इन सारी चीजों को सुधार सकते हैं या फिर हम देर कर चुके हैं। सॉल्यूशंस एंड कंक्लूसिव स्टेटमेंट। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशन लगातार काम कर रहा है। यूएन के पेरिस समझौते 2015 के अनुसार 196 देशों ने क्लाइमेट चेंज के प्रति कड़े कदम उठाने की बात की थी और अपने देश की साल में होने वाले कार्बन एमिशन को कम करने की बात की थी और इस सदी के अंत तक ग्लोबल तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य रखा है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है, जिसके लिए भारत रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रहा है, जैसे सौर ऊर्जा, विंड टर्बाइन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडियन रेलवे को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रांसपोर्ट बनाया जाएगा। 2030 तक भारत के 30 बड़े शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क होगा जो पूरी तरह से बिजली पर चलेगा। इसके साथ को भारत में इलेक्ट्रिक सिटी बसें, इलेक्ट्रिक रिक्शा जैसी चीजें आ गई हैं। 2030 तक भारत की अधिकतर कार कंपनीज इलेक्ट्रिक कार में अपने प्रोडक्ट उतार चुकी होंगी। कुल मिलकर सारा काम कार्बन एमिशन को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसके अलावा हमें अपनी बढ़ती आबादी और घटते हुए रिसोर्सेज पर ध्यान देने की जरूरत है। शहरों के नियोजित विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। अधिक फैले शहर समस्या के कारण होते हैं।
लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने को जरूरत है। वर्षा के पानी को भूमिगत पानी का स्तर बढ़ाने के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके ऊपर बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। आखिर में सरकार प्लास्टिक, इसके उपयोग और रिसाइकल के लिए एक वेल स्टेब्लिश्ड चैन के बारे में सोचना चाहिए और हम सबको भी प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। और जो भी प्लास्टिक वस्तु का हम उपयोग करें तो इसका ध्यान रखें कि वह रिसाइकल हो सके। यदि प्रयास किया जाए तो कुछ ही सालों में हम प्लास्टिक जैसे समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की किल्लत को खत्म कर सकते हैं। लेकिन सब तभी पॉसिबल है कि सरकार और लोग एक साथ प्रयास करें। तो बताऊं, क्या आप तैयार हैं अपनी तरफ से प्रयास करने के लिए? तो आज से ही ध्यान रखें कि प्लास्टिक का यूज कम से कम, पेड़ लगाना है और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। और यदि अभी नहीं ध्यान दिया गया है तो महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की यह बात याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान को साल 2600 तक पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा और नए ग्रह पर जीवन की संभावना को तलाशना होगा। अगर मानव जाति को अपना अस्तित्व बचाना है तो, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यह भी संभव है कि ये साल 2600 की जगह 2300 भी हो सकता है।